सभी का हार्दिक अभिनंदन, आत्मनमन सभी ध्यानियों को जो आज जुड़े हैं पिरामिड मेडिटेशन चैनल और कैलाश ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित ध्यान के इस सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पिरामिड मास्टर प्रसादा राव जी जुड़े हैं जो कि बिलासपुर में कार्यरत हैं, जो बिलासपुर में रहते हैं और सर सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। आज उनका टॉपिक है जैसी मति वैसी गति। तो इसके अंतर्गत सर हमें जैसे हम सोचते हैं शायद उस वैसे ही हमारी लाइफ डिजाइन होती रहती है, इसके बारे में हमें नॉलेज शेयर करेंगे और पहले हम ध्यान से शुरुआत करेंगे। तो जो भी ध्यानी अभी जुड़ चुके हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वेलकम सर प्रसाद सर। थैंक यू Thank सो you, मच आपने समय निकाला। thank you, madam. Thank you. We'll start with meditation. Sure. Can we see others? I am seeing myself. Can we see others also? Who are also in the जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी पार्टिसिपेंट्स के दिख सकते हैं? सर आप मोबाइल में है कि लैपटॉप में लॉग्ड इन है? हाँ वही जिस कंप्यूटर में हूँ, डेस्कटॉप में हूँ। अच्छा, उसमें नीचे सर पार्टिसिपेंट्स है ना, उसको क्लिक हाँ। करिए। उसमें आपको दिख रहा होगा ये आदिश्री भारती नायडू जी जुड़ी है। नाम आ गए, भारती नायडू, आदिश्री, शिल्पी और मैं, हम सब चार ही हैं। तो ये अभी इसमें है ना, नीचे से ही आपको पार्टिसिपेंट्स में बढ़ते जाएंगे। श्योर। तो फिर अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, 2-3 मिनट बाद 6, 5, 6, 10 तक लोग जुड़ते जाते हैं। विल स्टार्ट विद मेडिटेशन। यस श्योर। थैंक यू शिल्पी मैडम। वेलकम आदिश्री एंड भारती नायडू। आज का इस सेशन मुझे लेने का अवसर मिला है, आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे शिल्पी मैडम ने कहा, मेरा नाम प्रसाद राव है और मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। पिछले 12 सालों से PSSM से जुड़ा हुआ हूँ, ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। आज का जो सब्जेक्ट मैं आप सबको साझा करना चाह रहा था ये था कि जैसे मति वैसे गति। जैसे हम सोचते हैं हम वैसे बनते जाते हैं, हमारा लाइफ वैसी बनते जाती है, उसी के बारे में था। क्योंकि अभी और लोग आने का है, इसका मेरे अनुभव का फायदा और भी लोगों को उठाना है, तो हम पहले ध्यान से एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप सब अपना अपना ध्यान का पोस्चर में बैठ जाइए, आंखें मूंद लीजिए, दोनों हथेलियों को जोड़कर गोदी में रख लीजिए। दोनों पाँव को, एक पाँव को दूसरे पाँव पे रखिए, जैसे भी आपने बैठे हैं। कुर्सी में अगर बैठे हैं तो पाँव के ऊपर पाँव, या फिर जमीन पे बैठे हैं तो पाँव मोड़कर आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का नमन करेंगे, याद करेंगे, जिन्होंने कारण, जिनके अथक प्रयास अपना जीवन के सब कुछ न्यौछावर करके हमको यह विधि हमारे बीच लाए हैं, आनापानसति। आज हम आनापानसति का ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे। आंखें मूंद लीजिए, जब तक ना बोले आंखें मत खोलिए। ध्यानम सर्वरोग निवारणी है, सर्वभोगकारिणी है, सर्वशक्ति प्रदायिनी है। इंसान जो चाहता है, जबकि ये कहे जिन इंसान को जो चाहिए होता है, और ध्यान जो है उसको वो प्रोवाइड करता है। बस कंडीशन एक ही है, वो है उनको ध्यान करना है, ध्यान मग्न होना है। मुझे अगर पैसा चाहिए तो मैं क्या करता हूँ? मैं पैसे के लिए बिजनेस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, भौतिक संसार की चीजों से जूझा हुआ रहता हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात है, आप ध्यान कीजिए और आपको पैसे की जिस जरूरत है वो पैसे अपने आप अरेंज होते रहते हैं। ये है ध्यान का महत्व। ध्यान के महत्व के बारे में आपने कई लोगों के जुबान से, कई किताबों के माध्यम से आप सब जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ। पिछले
एक रिकॉर्डिंग में गुरुजी ने कहा था कि एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था, तो उसके सामने एक महामुनि गुजरते हुए नजर आए। तो उन्होंने ध्यान छोड़ के उस महामुनि से पूछने लगा कि गुरुजी, और कितने जन्म मुझे यह ध्यान करना पड़ेगा ताकि मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले। तो उन्होंने, महामुनि ने कहा, और आपको 4 जन्म लेने होंगे। अरे बाप रे, मुझे और 4 जन्म लेने होंगे? ऐसा दुखी होके उन्होंने फिर ध्यान में बैठ गया। महामुनि और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। एक व्यक्ति एक झाड़ के नीचे मजे से नाच रहा था, कूद रहा था, डांस कर रहा था। उन्होंने भी इत्तेफाक से उस महामुनि ने से पूछा कि गुरुजी, मुझे भी इस जन्म मरण के चक्र से कब आजाद मिलेगी? तो महामुनि ने कहा, तुम्हारे लिए तो और 14 जन्म लगेंगे। तो उस व्यक्ति ने, जो डांस कर रहा था, वो बहुत खुश हो गया। तो कोई बात नहीं, 14 ही जन्म तो है, ऐसा कहते हुए और अपने मदमस्त होकर नाचने लगा, डांस करने लगा। तब महामुनि ने कहा, इनको तुरंत अब जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष दिलाया जाए। तो और उसको वो मोक्ष मिला। अब ध्यान करने से, ध्यान का महत्व अब आप समझ गए होंगे। जो व्यक्ति मात्र 4 जन्म में ही उनको मोक्ष प्राप्त होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं थे और आधा मन से ही वो ध्यान कर रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति 14 जन्म और लगेगा, वो सुनने के बावजूद भी वो मस्त रहा, खुश रहा, अपने काम पे डटा रहा। तो ऐसी महत्व है ध्यान में। इसीलिए ध्यान पे, इसके रिजल्ट पे मत जाइए, बस आंखें मूंद कर सांसों पे मन बनाते रखिए। पीएसएसएम को हम सबको शुक्रगुजार होना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम सब ने कई बातें सीखे हैं, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किए हैं। हम अपने कर्मों को ध्यान के माध्यम से काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो हमें मिलना है हमारी एलिजिबिलिटी के अनुसार, और वो जरूर मिलेगा। और हमें करना क्या है? मात्र और मात्र ध्यान, आनापानसति ध्यान। बिल्कुल आंखें मत खोलिए। ध्यान के बीच में जितना समय के लिए आप ध्यान में बैठना चाहते थे, उतना समय के लिए आंखें मत खोलिए। इस तरह आंखें खोलने से क्या नुकसान होता है, ये सभी अनुभव किया होंगे। मैं अपना अनुभव भी आपको एक बार बताना चाहूंगा। ध्यान में बैठा हुआ था गुरुजी के सानिध्य में, फ्लूट मेडिटेशन, म्यूजिक काफी अच्छी थी, मनमोहक थी, कर्म को संतोष प्रदान करने वाली थी। ध्यान में बैठे हुए थे, मेरे अंदर की सूक्ष्म शरीर खूब नाच रही थी, कुछ बहुत कुछ झूम रही थी, गोल घूम रही थी। इस शरीर से बाहर निकलना चाह रही थी। और मेरा शरीर गोल घूम रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं अगल बगल में बैठे लोगों के ऊपर ना गिर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए वो पहली अनुभव थी। और मैंने आंखें खोल दी।
आंखें खोल के देखता हूँ कि मैं और मेरा शरीर एकदम निश्चल था। बाकी सब आंख मूंद के बैठे हुए थे। किसी के ऊपर गिरने का किसी भी तरह का डाउट नहीं था। जो अचीवमेंट होता है, जो प्राप्त करने वाली होती है, वो ब्रेक हो जाती है। इसीलिए हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, एक अलग जगह जहां हमें डिस्टर्ब ना करे कोई, एक अंधेरा जो आंखों पे रोशनी ना हो, इस तरह का अरेंजमेंट कर लें तो काफी फायदेमंद साबित होगा। आश्चर्य की बात यह है, जैसे कि आप कई पिक्चरों में, कहानियों में पढ़े होंगे, तपस्या करने वाला ये व्यक्ति को कई तरह का परीक्षा देनी होती है, दुश्मनों के द्वारा किया गया हो या फिर स्वयं ऊपर वाले के ऊपर द्वारा। कभी जोर से बरसात हो जाएगी, कभी धूप हो जाएगी, कभी किसी और तरह का अड़चन आ जाए। उसी तरह हम स्वयं घर में बैठ के भी ध्यान करते हैं, कई तरह के अड़चन आते रहते हैं। लेकिन जब आप निश्चय कर लेते हो ध्यान करने के लिए, फलाना इतना समय के लिए, अपने उम्र के अनुसार उतना मिनट के लिए, तब किसी भी तरह का अड़चन आपको बिगाड़ नहीं सकती, आपका थॉट प्रोसेस को रोक नहीं सकती। ध्यानम शरणम गच्छामि। हम सब यही सोचते हैं, हमको जो चाहिए हमें तुरंत मिल जाना चाहिए और सामने से स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक इस प्रोसेस में सब कुछ होता जरूर, पर गोचर नहीं होता। आपको जो चाहिए वो मिलेंगे, लेकिन देने वाला कौन, ये आपको पता नहीं चलेगा। आपका काम होता रहेगा। हम सांस में ध्यान दे रहे हैं। सांस यानी हवा, हवा यानी प्रकृति, प्रकृति में ही सब कुछ समाहित है, समा हुआ है। क्या उसको नहीं पता हमें क्या चाहिए? इसीलिए हमारी जरूरत के अनुसार सब प्राप्त होते हैं। यहाँ जानने वाली बात एक है, अगर आप कोई चीज चाह रहे हो और वो प्राप्त नहीं हो रहा है, एक स्ट्रांगली एक ओपिनियन मन में डाल दीजिए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं उसके लिए काबिल नहीं हूँ, और जिसके लिए मैं काबिल हूँ उसके लिए कोई रोक नहीं है। हमको जो मिल रहा है वही काफी है हमारे लिए। परोपकारार्थम इदम शरीरम।
दूसरों के लिए ही जीना है। समाज के लिए जीना ही जीना है, क्योंकि हम भी समाज के एक पार्ट हैं। हर व्यक्ति जी रहा है, अच्छा जी रहा है या दुखी होकर जी रहा है, लेकिन किसी ने भी क्यों जी रहा है, जीने का पीछे जो खंभ है, जो सपोर्ट है, वो क्या है? इन सांसें हैं। लेकिन इन सांसों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति सांसों को महत्वपूर्ण समझता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है। जो व्यक्ति सांसों के ऊपर रिसर्च करता है, और जरूर वो आज नहीं तो कल उनको पीएचडी डिग्री मिलना ही मिलना है। निराशा की कोई जगह ही नहीं। बस आपको पास क्या चाहिए? समय। और आपको करना क्या है? साधना। समय है तो साधना है, और साधना है तो प्राप्ति है। देश को सोने के चिड़िया बनाओ या ना बनाओ, लेकिन देश को शांतिमय होना जरूरी है। लोग शांतिमय तभी हो पाएंगे, इंसान जब अपने स्वयं के मन को कंट्रोल कर सकता है तो। और स्वयं इंसान मन को कंट्रोल कर सकेगा तभी जब वो ध्यान का विधि को अपनाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ध्यानम शरणम गच्छामि। आंखें बिल्कुल ना खोलें। पैंडेमिक के इस दौर ने लोगों को मिलने जुलने से रोक लिया है, लेकिन आपको ध्यान करने से नहीं रोका है। और टेक्नोलॉजी का उपयोग इस तरह हम कर रहे हैं कि हमारी जो ध्यान का जूम मीटिंग्स कहीं नहीं रुके, लगातार चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग पिरामिड स्पिरिचुअलिटी सोसाइटी ने भरपूर उपयोग किया, और उसके माध्यम से पीएमसी चैनल का शुरुआत हुआ। और पीएमसी चैनल के माध्यम से हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कई अन्य भाषाओं में इस पिरामिड चैनल का कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके माध्यम से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे सब्जेक्ट पर गुरु जी का और कई अन्य सीनियर पिरामिड मास्टरों का अपना अनुभव उसमें लोड हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं।
आप सब इसका उपयोग कीजिए, जब भी मौका मिलता है इसे फायदा उठाइए। और 10 मिनट हम ध्यान करेंगे। उसके बाद जैसा मति वैसा गति पे मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। बिल्कुल आंखें ना खोले, सांसों पे ध्यान, सांसों पे मन बनाना है। सांसें एक ऐसी चीज है जो इंसान को जीवित रखती है। सांसें नहीं तो हम नहीं। बिल्कुल शांत। बिल्कुल आंखें ना खोलिए, सांसों पर मन बनाइए। छत्तीसगढ़ में आनापानसती ध्यान का प्रचार प्रसार करने का और इस तरह का अवसर प्रदान करने का श्रेय सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जैन सर को जाता है। वे इस ध्यान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कैलाश ध्यान केंद्र का स्थापित किए हैं, पिरामिड बनाए हैं और गुरु जी के तरह तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहते हैं। साथ ही साथ और भी कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन सबको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। अब बिलासपुर में भी एक मूवमेंट शुरू हो गया है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आनापानसती ध्यान से होने वाले लाभ को सभी प्राप्त करेंगे, यही मेरी आशा है। आनापानसती ध्यान से होने वाली फायदों में से बहुत लोग
सबसे पहले कामना करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, आर्थिक परिस्थितियों का लाभ, समाज में पहचान की लाभ। लेकिन सच्चाई और जो चाहने वाली बात और सबसे टॉप वन इज आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जिसको प्राप्त होती है, बाकी सब बौने होते हैं। आत्मज्ञान की कामना करें। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, ब्रह्मर्षि बन जाता है, संसार की रचना को जान जाता है। हम जिन आंखों से देखते हैं वो मात्र लेश मात्र है, जो नहीं दिखता है वो बहुत कुछ है। मात्र और 3 मिनट। ध्यान के दौरान कई तरह के परीक्षाएं नेचर लेते रहती है। इसमें कुछ कष्ट प्रदायी भी हो सकता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, आप सब सुने होंगे। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान के नाम का अग्नि में सारे कर्म जल जाते हैं। इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। भोगने में सुख और दुख दोनों होते हैं। सुख होते हैं तो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन दुख होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, दूसरों को बोलते हैं। अब ऐसे कर्म जिसके एवज में हमको कष्ट भोगना पड़ रहा है, ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सारे कर्म मिट जाएंगे, चल जाएंगे। कैसे? सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं तो कैसे मिट जाते हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो, पर सिंपल सी बात कहूंगा मैं आप सबके सामने। अब जब ध्यान में बैठते हो, कई तरह का समस्याएं आते रहते हैं। सर दर्द, बदन दर्द, किसी भी तरह का नया नया विचार, नया नया दृश्य, परिदृश्य, डरावनी या फिर किसी और तरीके का अनुभव वगैरह वगैरह, ये सब आपको कष्टदायक ही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह रहेगी, केवल आप ध्यान में बैठ के आंखें मूंदते हैं, सांसों पे मन बनाते हैं, तभी ये सब अनुभव होते हैं। यानी कि जो आंखें ना मूंद के नॉर्मल लाइफ जो जीता है, जो कर्म को भोगता है, वो सारे दुख इस तरह ध्यान करते समय भोग लेता है, क्योंकि वो जान चुका होता है जो कर्म उन्होंने जाने अनजाने में किया है, उसकी क्षमा याचना मांगता है।
इसीलिए ध्यान करते समय ये सारे के सारे कर्म उस ज्ञान के अग्नि में जल जाते हैं और आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं जितना समय के लिए ध्यान करना चाहते हो उतना समय के लिए आंखें मत खोलो, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए। आखिरी 1 मिनट, इसके बाद मैं अपनी अनुभव जिस विषय पे बताना चाह रहा था वो बात करेंगे उसके बारे में। ध्यानम शरणम गच्छामि। आनापान सती ध्यान की जय हो। आज के परिप्रेक्ष्य में आनापान सती ध्यान के माध्यम से संसार में ही निर्वाण को प्राप्त करना है। सन्यासी बनने का क्या तात्पर्य है? बीवी बच्चों को छोड़ के कासाय वस्त्र पहन कर घर छोड़ के जाना नहीं है। अरिषट वर्गों को छोड़ना है, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर कुछ। आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। क्या करना है? साधना करना है। मैं 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती शुरू करूंगा। 1 बोलते ही आप अपना आंखें खोल सकते हैं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी अपने अपने आंखें खोलिए, अपने हाथों को आंखों पर रखिए, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को फ्री रखिए। अब सभी ध्यानियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना अपना वीडियो ऑन करें। भारती मैम, तेजराम सर जी, तेजराम साक्या जी, उपाध्याय जी, भारती नायडू, आदिश्री, आप सबसे अनुरोध है कृपया आप पहले, सबसे पहले स्वागत है जो बाद में जुड़े उनको, और आप वीडियो ऑन कीजिए।
शिल्पी मैडम एक बार सभी से हेलो कहलवा लें, अटेंडेंस। हाँ हाँ सर। आदिश्री को मैडम को बोलिए म्यूट करके अनम्यूट करके हेलो बोलने के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कौन? भारती मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैम। हेलो साक्या जी। नमस्ते। नमस्ते। तेजराम साक्या जी नमस्ते हो गया। और कौन रही? उपाध्याय जी। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। उपाध्याय जी आप कहाँ से? रायपुर से ही? मैं भिलाई से। पढ़न? भिलाई भिलाई। अच्छा भिलाई से, वेरी गुड। ये ठीक साली है, आप सेंटर। अपना लोकल एरिया में भी और लोगों को एक छोटा सा ग्रुप बना के सबको जोड़िएगा। हमारे यहाँ बाजू में है मिस्टर चंदेल करके, उन्होंने बनाया, उसी में हम लोग सब हैं। क्या नाम बताएं? ये स्वर्णा मैडम का जो है। अच्छा स्वर्णा मैडम का ही है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक। अभी तो वहाँ एकता ध्यान केंद्र में क्लास चल रहे हैं। हाँ वहाँ नहीं, वहाँ पे गए अभी ये लोग, यहाँ पर ध्यान करने को वहाँ गए हुए हैं। एक और दूसरी जगह सेंटर खुला है उसमें। अच्छा ओके, चलिए आप सबका स्वागत है दोबारा। मैं आपको एक बार और अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं पी प्रसाद राव बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेल में कार्यरत हूँ और आनापानसती ध्यान गुरुजी के, सुभाष पत्री जी की गुरुजी से जुड़ने का अवसर मुझे पिछले 12 साल से मिला है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं नॉनवेज फूड को मैं छोड़ चुका हूँ। अपनी लाइफ में जितने भी घटनाएं हैं, तकलीफें हैं, उनको खुशी से, आनंद से फेस कर रहा हूँ। और आज जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट है वैसे गति जैसे गति, जैसे मति वैसे गति। यू आर द रिजल्ट ऑफ योर थॉट्स। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे बनते हैं। ये सब सब्जेक्ट तो आप जानते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अपना अपनी होती हैं, अलग अलग होती हैं, खास होती हैं, जिंदगी में कुछ सिखाने वाली होती हैं। मेरे लाइफ में भी उसी टाइप के कुछ कुछ घटनाएं हैं, मैं शेयर करना चाहूंगा। ये तेलुगु में एक और कहावत है, ऋणान बंध रूपेण पशुपति सुतालया। ऋण के अनुसार ही आपको सब मिलते हैं। अब ये ऋण ही कहिए कि मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे भिलाई में। हम कुल मिला के 6 संतान हैं, 5 भाई और 1 बहन। सबके सब भिलाई में ही पढ़े लिखे हैं। लेकिन मेरा परिस्थिति ऐसी रही कि बड़ा बेटा होने के नाते मुझे दादाजी, मदर्स फादर, आई थिंक दादाजी बोलते हैं, ग्रैंडफादर ले गए और मैं आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिला के छोटी सी गांव में पला बड़ा हूं। आश्चर्य की बात कहिए, और मैं इसको अपने पूर्वजन्म पूर्वजन्म का ही एक डायरेक्शन मानता हूं। उनके सानिध्य में पला बड़ा हूं। दादाजी एक समय में काफी अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में थे, और लेकिन एक बार उनको एक ऐसा आभास हुआ कि वो सन्यासी बन गए। इत्तेफाक की बात यह है कि सन्यासी बने हैं किससे? रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमाई करने से, घर में देखभाल करने के मामले में। इस मामले में सन्यासी बने हैं और कासाई वस्त्र पहन लिए और सारा जिम्मेदारी अपना छोटे भाई को दे दी। उनकी अपनी समझदारी कहिए, अपने उस समय की परिस्थिति कहिए, जिन्होंने भी उनको लीड किया है, ये कहा है सन्यासी बनने के लिए, उसके वजह से कहिए वो अपना काम किए। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है, जब सन्यासी बनते हैं, घर में व्यक्ति रहता है तो उनको 4 फॉलोअर हो जाते हैं। मैं उन्हीं के घर में पला बड़ा हूँ। शाम को 5-6 बजे लगभग 4-5 दोस्त आ जाते थे और बात करते थे। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इसके बारे में ही हमेशा बात करते थे। जितना हो सके
हम ये वाला जन्म जो है सबको मदद करने के लिए रहा है, जितना हो सके हमको मदद करना चाहिए। आपके पास मदद के नाम पे केवल पैसा ही नहीं होता है, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास समय है तो समय दे सकते हो, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दे सकते हो, एक राह दिखा सकते हो, बहुत कुछ। अब सांत्वना के दो शब्द भी अगर आप किसी को कहते हो तो ये भी एक मदद ही कहता है। तो बचपन में जब ये बात मैंने सुनी और मेरे जहान में भी यही बात बैठ गई कि परोपकारार्थम इदम शरीरम, तो उसी तरह की भावनाओं से मैं पला बड़ा हूँ। और जब भी मौका मिलता है, और मुझे ये भी लगता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। भगवान कहीं ऊपर में है तो है ओके, लेकिन मेरे सामने जो दिख रहा है मांगर है, जो मांगता है, जिसको मदद की जरूरत है उनको मदद करना चाहिए। तो मैं मानव सेवा ही माधव सेवा ही मानता था और ऐसे ही व्यवहार करता था, ऐसे ही काम करता था, और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इसके बढ़कर भी कोई चीज है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, मेरी अपनी मन भावना, जिस तरह मेरी सोच, मेरे सोच के अनुसार मेरी ग्रोन अप कंडीशंस हुए। एक बार ऐसा हुआ, और एक बार के बार बार रिपीट भी हुआ ये, कि मैं जब क्लास में बैठ के परीक्षा देता था तो मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था, तो मैं तो आराम से परीक्षा पास कर लूंगा। 25 नंबर का यूनिट टेस्ट हुआ करते थे और मिनिमम 22, 21, 23 नंबर तो मिलना ही मिलना था, और मैं आसानी से इसको रिप्लाई कर देता था। लेकिन बात वहां नहीं थी। मेरे साथी लोग थे, दोस्त थे, स्वयं के गांव से, अड़ोस पड़ोस से, और भी अगल पड़ के दोस्त लोग अगल बगल के गांव के आके दोस्त रहते थे। तो मैं जो लोग वीक रहते थे उनको मैं पहले से बता के रखता था, जहां पर मैं बैठूंगा परीक्षा में, चारों तरफ तुम लोग बैठो, सामने, अगल बगल में, पीछे, ताकि मैं तुम लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मैं आपको बता सकूं। और कहीं कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि एक सप्लीमेंट्री जब लेके मैं लिखता हूँ तो पहला वाला क्वेश्चन आंसर शीट, ओरिजिनल आंसर शीट भी पड़ोसी को लिखता दे देता था, तुम लोग इसको देख के तुरंत लिख को दे दो करके। अब चूंकि गांव से हम लोग आए हुए, छोटे मोटे स्कूल थे, सर लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, आसानी से हम लोग का काम चल जाते थे। एक ये कई साल तक चला, यूं मान के चलिए कि ये कम से कम एक क्लास 5 से लेके 12वीं तक ऐसे ही चला। इवन मैं ITI में पढ़ा था, वहां पर भी इसी तरह का काम किया, लेकिन इत्तेफाक से लास्ट में मैं पकड़ में आ गया। लेकिन किस्मत की बात है, मुझे मेरे साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं किया, वरना मुझे कुछ पनिशमेंट मिल सकती थी। और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये परोपकारार्थम इदम शरीरम के नाम पे एक और अनुभव। हम एक गांव में थे, गांव से जब वहां पर क्लास 7 तक पास हो गया तो फिर दूसरा स्कूल में, हाई स्कूल में गए। हाई स्कूल से जाने के लिए हमको कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना आना जाना होता था, और बरसात की मौसम थी। और जब स्कूल कंप्लीट होकर वापस हम गांव तरफ लौट रहे थे, अचानक बीच में बरसात शुरू हो गई। अब आप समझ सकते हैं, आज से 30-35 साल पहले की बात है ये। तो उस समय इतना ज्यादा लोगों में माने एक्टिव नहीं थे, समझदारी थोड़ी सी कम थी। सभी के सभी हमारे गांव में, आप आश्चर्य होगा, जो छाता भी वो ताड़ी का वृक्ष का पत्ते से बना हुए हुआ करते थे। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे, भिलाई में थे, तो उन्होंने मुझे एक रेन कोट खरीद के दिया, और वो रेन कोट में हमेशा अपना स्कूल के बैग में कोने में रखा हुआ करता था। जब हम 4-5-6 दोस्त जब वापस आ रहे थे, ये अचानक ये बरसात होने लगी, तो फिर मैंने तुरंत रेन कोट निकाल के पहना। लेकिन बाकी लोग तो भीग रहे थे। लड़के लोग भीगेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सर्दी होगा ठीक है, लेकिन किताब भीग जा रहे हैं। फिर तो मैंने तुरंत झाड़ के नीचे सबको बुलाया, और मैंने रेनकोट खोल के जितने भी लोगों के, 6 कुल मिला के 6 बच्चे थे, सारे के सारे उनके बस्ते को मैंने दोनों कंधों में लगा के, उसके ऊपर भी रेनकोट में पहन के, मैंने कहा कम से कम तुम्हारी किताब तो मैं सेव कर सकता हूँ करके, सारे लोगों का किताबों को मैंने स्वयं 2 या 5 किलोमीटर ढो के
घर में पहुंचाया। और इसी तरह मैं हर काम पे लोगों को साथ देता रहा। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जब घर से निकलता था, ये हमारे घर में स्वयं फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, उसके बावजूद भी एक रोटी एक्स्ट्रा ही पकड़ता था, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो ही जाएगा, आ ही जाएगा, जो किसी घर में सवेरे डिब्बा नहीं बना होगा, या फिर कोई ना कोई गरीब जरूर रहेगा, ऐसा इस भावना थी। और कंडीशन भी ऐसी थी, कोई ना कोई। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी हो सके तो थोड़ा सा चावल ज्यादा पकड़ता था, या फिर एक आध रोटी ज्यादा पकड़ता था, सब्जी पकड़ता था, और मिलजुल के जहां भी हो सके ये काम करता था। एक और बात ये भी है, जहां तक ये जो परोपकारार्थम एकदम शरीरम से जुड़ी ये बात थी, हमें हमारे खूब रिश्तेदारों में से कई लोग पढ़ा लिखा है हैं जो परिस्थितियों के प्रभाव से मेरे ऊपर आश्रित होने लगे, और मैं नौकरी के बाद या फिर जब से कमाई करने लगा, मैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करना और उनको ये बताते रहना कि मैं हूं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को देख लूंगा, ऐसी भावना के साथ, ऐसे सपोर्ट करते समय, ऐसा सपोर्ट करके इन लोगों को मैंने एक स्टैंड दिया है। लेकिन आश्चर्य अब बात यह है, ये सब तब की बात है जब मैं ध्यान से नहीं जुड़ा था। लेकिन खासियत क्या है, आखिर मैंने परोपकारार्थ एकदम शरीरम सोच के, मानव सेवा ही माधव सेवा सोच के, जो मैंने जितने भी कार्यक्रम जो मुझे उस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, ये सोचता था। लेकिन ध्यान में जुड़ने के बाद ये तीनों बात जो मैं उपरोक्त तीनों बातों को जिक्र किया हूं, उसमें मुझे करना क्या चाहिए था, ये अभी जाके मुझे पता चला जब मैं ध्यान में जुड़ा, PSSM और पत्री जी की सानिध्य प्राप्त हुआ तब। तो साथियों, मैं अभी एक बात बताना, देखिए कि सबसे पहले मैंने कहा आपको कि बच्चों को मैं स्वयं क्वेश्चन आंसर लेके उन लोग को देता था। अब मुझे पता चला कि ये गलत है। ये जरूर है, उनको मैं पास होने के लिए मदद करता था, लेकिन इस ध्यान से जुड़ने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो किया था गलत है। मुझे अगर मदद करना ही था, उनको परीक्षा के 2 दिन पहले मेरे घर में बुला के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या किस तरह परीक्षा देनी पड़ती है, किस तरह पढ़ाई करना पड़ता है, ये सब अगर मैं उनको सिखाता तो शायद काफी और अच्छा रहता। पर ये नहीं किया मैंने। मुझे अब लग रहा है कि उस समय ऐसा ना करके ऐसा करना था तो और अच्छा होता। दूसरी बात, रेनकोट खरीदने की बात थी। उस समय जरूर उस एरिया के लिए रेनकोट की बात ये थी, और मैंने उस समय इन लोगों को जो मदद जरूर किया है। लेकिन ऐसा ना करके अगर आप 5-6 लोगों का बस्ता तो खैर जुड़ लिया, अगर 10 लोग होते तो क्या करते आप? उस समय फिर समस्या आ सकती थी, किसका कपड़ा बस्ता दूं, किसका बस्ता ना दूं। तो उस मामले में भी मुझे यही लगता था कि समस्या को, आगने वाले समस्या को पहले से आंक कर अपनी तैयारी करना था। जिस तरह मैं रेनकोट कैरी किया हूं, क्या उन लोगों क्यों नहीं किया? आप उन लोग को बता सकता था कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मैंने अपने पिताजी मुझे ये खरीद के दिए हैं, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और आप लोग भी खरीद के रख लो। ऐसा करके अगर मैं उन लोग को पहले से समझाया होता तो काफी और अच्छा होता, सबके साथ सबका विकास होता। तीसरी बात, जो फैमिली फ्रेंड्स की बात किया है, मैंने उसमें भी बहुत बड़ा गलती मैंने किया है कि मैंने ये कह दिया कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है मेरे रहते हुए। तो उन लोगों ने भी यही सोच लिया कि भाई है, बहन है, जीजा है, साला है, सब तो अपना करेगा हमको। लेकिन अभी हमें पता चल रहा है, गुरुजी ने यही कहा है, आप किसी को भी आप डिपेंडेंट मत बनाओ, स्लेव मत बनाओ। आप उनको केवल मार्गदर्शन करो, एक बार सपोर्ट करो, लेकिन हर दिन आपके ऊपर वो छाए रहें, आपके ऊपर वो एकदम बाधित हो जाएं, आपके ऊपर माने पूरी तरह आश्रित हो जाएं, ये गलत है। इस तरह का सहायता नहीं करना चाहिए। आखिर आप कब तक उनको करते रहोगे डिपेंडेंसी? ये डिपेंडेंसी कभी नहीं होना चाहिए।
आपकी उनकी जरूरत क्या है ये समझो, उन जरूरतों को किस तरह पूरा किया जाना चाहिए ये समझ के उनको एक राह दिखाओ। चाहे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके उनको एक मार्गदर्शन करो, ऐसा ना है कि आप उनको अपने सर में बैठा के उनको ये करें, ये सही नहीं है। इन बातों पे मैं बहुत गौर किया और मेरे इसी तरह मेरा सोच में काफी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि दो चार बातें और खत्म करने के बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, समय 54 हो रहा है। तो इंसान को किस तरह का सोच होना चाहिए? सबसे अगर आपके सोच में समाज की भलाई अगर नहीं है तो मान के चलिए वो सोच गलत है। अगर आपका सोच सही है, समाज की भलाई है, आपकी भी भलाई है, परिवार की भी भलाई, लोगों की भलाई है, अगर ऐसा है तो आप उसमें स्पिरिचुअलिटी ढूंढिए। आपकी सोच आध्यात्मिक होनी चाहिए, तब मान के चलिए आपकी सोच एकदम स्ट्रांग है। तो वन शुड हैव ए स्पिरिचुअल थॉट, स्पिरिचुअल पॉजिटिव थॉट। ये मेरी अपनी अनुभव है, मैं प्राप्त किया हूँ। एक इस संदर्भ में एक आखिरी शब्द मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपका कोई दोस्त आया और ये कहने लगा, दोस्त मेरे घर में थोड़ा सा जरूरत आन पड़ी है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, रुपए की जरूरत है, और चाहे तो मैं तुमको इंटरेस्ट भी देने की तैयार हूँ, मुझे मदद करो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आके आपसे मांगता है मदद और आप कहते हो चलो ठीक है, पैसा तो है ही मेरे पास, मन में आप मत सोचते हो कि पैसा तो है, इसको देने में क्या नुकसान है, कहा बल्कि तो इंटरेस्ट भी देने वाला है, तो ठीक है यार तुम कल आ जाओ, ऐसा करके उसको अगर आप बोलते हो और कल आने वाला रहता है। लेकिन पहले एक दिन पहले जिस दिन ये बात हुई, एक और व्यक्ति आता है, वो भी आपका दोस्त है और आपके पास आता है, दोस्त ऐसे ऐसे घर में बहुत सारा तकलीफ हो गया है, मेरे पास इतना भी मेरा शक्ति नहीं है किसी और व्यक्ति के पास जाके इंटरेस्ट में पैसा ले सकूं, तुम जानते हो मेरी परिस्थिति और घर में ऐसी ऐसी बात आ गई है, पत्नी बीमार है या फिर बच्ची की शादी है वगैरह ऐसा बोलता है, और आप ही एक मेरा सहारा हो, आप जानते हो मेरे घरेलू तकलीफ, मैं इंटरेस्ट भी नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जितना जल्दी हो सके आपका मूलधन चुका दूंगा, मुझे मदद करो करके आपको ऐसा व्यक्ति आता है। का हवा चाहिए क्या? ऐसा व्यक्ति अगर आता है, अब आप क्या करेंगे? अब आपको एक सामंजस्य की कंडीशन है, एक ऐसी परिस्थिति है, तब आप स्पिरिचुअल थॉट के अनुसार जो व्यक्ति इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार है, वो तो किसी और से भी ले सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट पैसा देने वाले की संसार में कमी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इंटरेस्ट देने की शक्ति नहीं है, उनके घर में और भी तकलीफ है, तो मेरे विचार से ऐसे व्यक्ति को मदद करना चाहिए, एंड दैट वुड बी आवर स्पिरिचुअल थॉट। साथियों, ये थी आज की मेरी अपने अनुभव और अनुभव से प्राप्त होने वाले जो एक्सपीरियंस से और अपने जिंदगी में जो लाइफ में गुजर रही है उनके बारे में मैं आज आप सबके सामने साझा करने के लिए कोशिश की थी। इसमें केवल मेरे अपने अनुभव है, ये जरूरी नहीं है 100% आपके साथ ऐसा ही हो, अपने अपने तरीके से होंगे, अपने अपने तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग होगी। और चूंकि हम सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़े हैं, ध्यानी हैं, और मेरी यही आशा है आप सब स्पिरिचुअल वे में डेवलपमेंट होते हुए स्पिरिचुअलिज्म का नाम बढ़ाएंगे और लोगों में शांति, सौहार्द, आनंद, खुशमय जीवन सबको देंगे। यही आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, PSSM रायपुर, PSSM इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू पत्री सर। थैंक यू प्रसाद सर, बहुत अच्छा सेशन था। मैं तो वो आपका स्टार्टिंग में आपने इतना मुझे सस्पिशियस और इतना मैं सोच रही थी जब आपने एग्जाम्पल बताया कि आप परोपकार करने के लिए फ्रेंड्स को अपने शीट्स दिखाते थे, आंसर शीट, और मेरे दिमाग में वही चल रहा था। लास्ट में आपने उस सस्पेंस को खत्म करा कि वो चीज ठीक नहीं थी, PSSM से जुड़ने के बाद आपको वो लगा। सर इसमें आप जैसी गति वैसी, जैसी मति वैसी गति के लिए आप सबको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये अगर वन लाइन लास्ट में यही कहा है, आप जो भी आपके सोच में है, अगर वो सोच में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो मान के चलिए वो गलत है। भले ही आपको व्यक्तिगत फायदा होता होगा उसमें,
समाज की भलाई, व्यक्तिगत की होना फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि आप भी उस समाज में एक पार्ट हो। सबके साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, तो ये है। अब मेरा यही कहना है, हमारी मति हमेशा स्पिरिचुअल और पॉजिटिव वे में होना चाहिए। बस व्यक्तिगत स्वार्थ को, मन की इस चंचलता को दूर रखिए, मन की बात मत कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाइए, यही कहना चाहता हूँ मैं। जी भारती मैम, कुछ आपके कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चन प्रसाद राव सर से? हाँ, ये पिरामिड के नीचे बैठने से कितना कुछ फायदा होता है, ये पूछना था मेरे को। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें क्वांटम या फिर ये 1/3 का गुरुजी ने बताया है। आप बाहर बैठ के ध्यान करेंगे, 1 घंटा में लगेगा, तो पिरामिड के अंदर में बैठ के करेंगे तो 20 मिनट में हो जाएगा। गुरुजी का अपना अनुभव से किया गया ये है। लेकिन आपको भी जरूरी नहीं है कि केवल 20 मिनट में हो सकता है, आपको आप 30 मिनट में लगे, बट इट इज कंफर्म्ड, फायदा जरूर है। पिरामिड की जो कोन है, उस कोन का महत्व ये है कि संसार में निहित कॉस्मिक एनर्जी को खींचने की शक्ति है। जब खींचने की शक्ति उसमें होती है तो वो उस कोन से खींच के फिर उसके अंदर में स्थित रूम में पूरा फैलाती है कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी में ही इस शरीर को ऊपर करने का, नीचे करने का बना हुआ शक्ति है। वो शक्ति को प्राप्त करेंगे, आप कई घंटे तक भी ध्यान करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, पेन्स नहीं आएंगे, और आप आसानी से ज्यादा समय के लिए ध्यान कर पाएंगे पिरामिड के अंदर। थैंक यू। आदिश्री मैम, आदिश्री के नाम से जो अभी ज्वाइंड इन है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अलका मैम, जी, अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, आपके अनुभव सुन के। और जो लास्ट में आपने बोला कि हाँ पुराना जो था अनुभव वो गलत था निर्णय, और जो आपने उसको करेक्शन बताया, तो बिल्कुल वही मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि कैसे आपने अपनी थॉट को, थिंकिंग को चेंज किया। तो अच्छा लगा सर आपको सुन के। आपका कोई एग्जांपल अलका मैम? जैसी मति वैसी गति, कुछ शेयर करना चाह रहे? हाँ, मैं बिल्कुल, ये तो है ही, जैसा हमारा थॉट रहेगा वैसा मैनिफेस्ट होता चलेगा। अगर हम आपकी लाइफ का एग्जांपल? मेरी लाइफ का एग्जांपल, मैं डिटरमाइंड थी, पूरा डेडिकेटेड थी अपनी हीलिंग के लिए, और मैंने वो हीलिंग कर ली। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि अगर स्पिरिचुअल पाथ चल के डिटरमाइंड होके मेडिटेशन करते हैं तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरे हस्बैंड का, मेरा। मैं अपने बच्चों का देखती हूँ कि हाँ वो अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। अब जिस उसका फल तो मिल है। आप किस रास्ते पे चल रहे हैं? आप गड्ढे वाले रास्ते डिसाइड कर रहे हैं कि आप एक अच्छा रास्ता डिसाइड कर रहे हैं? तो बिल्कुल फर्क तो पड़ता ही है। अगर हमारा पाथ जैसा है वैसा हमें रिजल्ट। जी जी जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप जुड़िए। भारती मैम, अलका मैम, ऐसे जुड़ते रहिए, औरों को भी जोड़िए सेशन में। और प्रसादा सर, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आप आज का सेशन आपने लिया, और इतना अच्छा आपने इतना खुद का एक्सपीरियंस बताया, धन्यवाद उसके लिए। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू। राइट, इसके साथ ही इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। ओके जी, राइट।